दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टारगेट सीरीज के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29। और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करने का भी आपको हक है। लेकिन डिसलाइक करने से पहले ये बताना होगा आखिर वीडियो में कमी कहाँ रह गई, ताकि हम उस कमी को आगे आने वाली वीडियोस में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 29 का पहला प्रश्न है, आपको बताना है सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। देखिए हमारे प्रैक्टिस सेट में आपको 3 से 4 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, या तो प्रैक्टिस सेट के स्टार्टिंग में या फिर प्रैक्टिस सेट के अंत में। ठीक है, यानी करंट अफेयर्स को भी हम कवर करके चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। और आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। एंड ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। इन्होंने राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए, सक्रिय और पारदर्शी बनाने के लिए, सुशासन नियमन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए भी विशेष इकाई के गठन का प्रावधान किया गया है। नियमन से नागरिकों को सभी ऑनलाइन सेवाएं निर्धारित समय में उपलब्ध होंगी और लोक शिकायतों को तेजी से उनका निवारण किया जाएगा। ओके, राज्य सरकार ने ऐसे 161 विभागों को चिन्हित किया है जिनके कार्य निष्पादन के आधार पर सुशासन का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। चलिए, शासन प्रशासन से संबंधित यहां पर लोगों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023, हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा कीजिए दोस्तों, विजेता नहीं उप विजेता टीम पूछिए आपसे। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर ईरान। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर है बी, यानी पाकिस्तान है उप विजेता टीम। तो विजेता टीम कौन हो सकती है, आप अनुमान लगाइए। ऑफ कोर्स अपना इंडिया ही हो सकता है। ठीक है, देखिए ये जो होता है पुरुष जूनियर एशिया कप 2023, ये होता है ओमान के सलालाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और इसमें फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया और भारत ने यह खिताब चौथी बार जीता है। ध्यान रखना, भारत ने चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 जीता है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया है। और पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन ओमान के सलालाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, आपको बताना है चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि तुलजा भवानी मंदिर में एक ड्रेस कोड अलाउ किया गया है श्रद्धालुओं के लिए, यानी कि पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए वहां के लिए ड्रेस कोड अलाउ कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी पहनकर नहीं जा सकता तुलजा भवानी मंदिर में। और ये मंदिर जो है ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, यानी हमारे प्रश्न का सही जवाब है महाराष्ट्र में है तुलजा भवानी मंदिर। और यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए नियम लागू है। सभ्यता का पाठ एक को नहीं बल्कि दोनों को सिखाया जाएगा यहाँ पर, यानी कि महिलाओं को वन पीस शॉर्ट स्कर्ट, शॉर्ट पैंट पहनकर प्रवेश करना मतलब बैन कर दिया है। उसी प्रकार पुरुषों के लिए बरमूडा या हाफ पैंट पहनकर आना, मंदिर में आना जो है मना है। ठीक है, यानी कि तुलजा भवानी मंदिर में जो कि महाराष्ट्र में है वहां पर एक श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड अलाउ कर दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत एक या दो प्रश्न, एटलीस्ट वन प्रश्न जो है आपको जनसंख्या से रिलेटेड मिल जाएगा, क्योंकि जनसंख्या से प्रश्न आना निश्चित है। प्रीवियस ईयर के जब हमने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था तो मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट में जो था प्रीवियस ईयर पेपर्स में जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न आया था, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। आपको बताना है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज, श्रावस्ती, महोबा या फिर ललितपुर। देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है इस प्रश्न का। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। और अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं तो हम बता ही रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज, सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद में, और न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर में।
जनघनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर वर्ग में कितने लोग निवास करते हैं। यानी कि मान लीजिए ये एक लाइन है 1 किलोमीटर की और इसका एक वर्ग बनाया जाता है इस तरीके से इसको मोड़ कर, तो इस क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं उसी को बोला जाता है जनघनत्व। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है और न्यूनतम लिंगानुपात जो है गौतम बुद्ध नगर का है। सर्वाधिक महिला साक्षर जो है कानपुर नगर में है और न्यूनतम साक्षरता जो है महिलाओं की वो श्रावस्ती में है। इनको भी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए। ठीक है। धीरे धीरे करके हम कुछ ही प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सारी जनसंख्या को कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रखिए जनसंख्या से प्रश्न जरूर आएगा, एक एटलीस्ट एक प्रश्न तो यहाँ से आएगा ही। और एक या दो प्रश्न आएंगे उत्तर प्रदेश के कल्चर से, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और सिलेबस में भी जो दूसरा तीसरा पॉइंट है जीके जीएस के सिलेबस जब हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश संस्कृति से संबंधित यहाँ से आपके सिलेबस में पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ से भी प्रश्न आना है, तो उसको भी कंप्लीट करते चल रहे हैं हम लोग। आपको बताना है कजली महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, महोबा, मथुरा या कुशीनगर। एंड द राइट आंसर अगेन इज महोबा। महोबा में मनाया जाता है कजली महोत्सव। ठीक है। चलिए देखते हैं हम, और ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये कजली महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है महोबा के अंदर। लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है, सरधाना महोत्सव मेरठ में, कल की महोत्सव संभल में और त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। और त्रिवेणी आपको पता होगा यानी तीन वेणियों का संगम। ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती कहाँ है? प्रयागराज में। सुलहकुल मेला यानी सुलहकुल महोत्सव बोलते हैं इसको, या सुलहकुल मेला भी कह सकते हैं, और इसका आयोजन होता है कहाँ? आगरा में। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, सुलहकुल मेला। इसको भी आप ध्यान रखिए। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस महोत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो आपका जवाब सुलहकुल मेला होना चाहिए, और ये आगरा में लगता है। ठीक है। मेला और महोत्सव दोनों। विठूर गंगा महोत्सव कानपुर में होता है। ठीक है। चलिए 6वां प्रश्न है, आपको बताना है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, या नाइट्रस ऑक्साइड का, या फिर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का। एंड ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन के अंतर्गत। ठीक है। और ये रही इसकी डिटेल, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के पेंटॉक्साइड के ऑक्साइड का यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिस और सिम्पसन के द्वारा किया गया था। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवन हॉक ने की थी, और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी कि जो मरीज होते हैं जब उनका ऑपरेशन किया जाता है तो उनको बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न है, जड़त्व यानी कि इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टाइन, या फिर जॉन डाल्टन, या स्टीफन हॉकिंस। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, गैलीलियो गैलीली के द्वारा जड़त्व का नियम यानी इनर्शिया का जो रूल है वो प्रतिपादित किया गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा। ठीक है। अब देखिए जड़त्व होता क्या है। जड़त्व का मतलब होता है किसी वस्तु के स्थिर रहने की या एक समान गति से चलने की जो है पोजीशन। गैलीलियो गैलीली के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है, ये ध्यान रखना। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। और जड़त्व का नियम यह बताता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अब आप। ठीक है। न्यूटन की गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था न्यूटन ने। ठीक है। तो न्यूटन की प्रिंसिपिया एक नामक पुस्तक है जो कि 1687 में इसको प्रकाशित किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी बुक में इन्होंने अपने 3 नियम यानी न्यूटन के गति के जो 3 नियम हैं उनको इसमें प्रिंसिपिया बुक में इन्होंने समझाया था। ठीक है। जड़त्व के कारण वाहन पर सवार यात्री अचानक गाड़ी चलने से पीछे की ओर झुक जाता है, और जब गाड़ी में जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा, वैसे मैंने बता दिया है इसी स्लाइड के अंतर्गत, बट आप मुझे बताइए कि जड़त्व का जो नियम है, न्यूटन का जो नियम है वो कौन सा है? पहला जो नियम है उसको बताना है। उसकी डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप एक बार रिसर्च कर लीजिए नेट से या फिर किसी अन्य सोर्स से, बुक वगैरह से। ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, एक तो आप ध्यान रखना, एक तो रैंक से संबंधित प्रश्न आएगा,
उत्तर प्रदेश पुलिस में हो या दिल्ली पुलिस में हो, आप किसी भी एग्जाम में हो। रैंक से संबंधित प्रश्न आएगा, या तो इंडिया की रैंक पूछ लेगा या किसी टॉप कंट्रीज की रैंक पूछ लेगा, या जो बॉटम कंट्रीज है उसकी पूछ लेगा रैंक। ठीक है। दूसरा प्रश्न आएगा आपको डे से संबंधित, दिवस, कौन सा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तीसरा आएगा लोक नृत्य संस्कृति से संबंधित, यानी कि जो है ना आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन, यहाँ से दो प्रश्न तो यहाँ से मानिए ही आप। ठीक है। एक प्रश्न आएगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, यानी कि जो नियुक्तियां हुई हैं, किस विभाग का कौन सा, किसको नियुक्त किया गया है अध्यक्ष। ठीक है, वहां से प्रश्न आना है। और देखिए और प्रश्न आएगा आपको किसी एक देश की राजधानी पूछ लेगा, उस देश की मुद्रा पूछ लेगा, ठीक है, करेंसी पूछ लेगा, या फिर उस देश का जो प्रमुख नदी है, पहाड़ है, वो पूछ लेगा उसके बारे में। यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा, ये यानी कि ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, इसको तो आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जवाब है जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 यानी 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक है, चलिए बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक है, और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था WG रोजेन के द्वारा। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का यूज WG रोजेन के द्वारा यूज किया गया था। और हमारे बाकी के ऑप्शन थे 30 जनवरी। 30 जनवरी को आपको पता होगा शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को ही कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को आपको पता होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी के दिन जो है रमन प्रभाव के कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को रमन प्रभाव के कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारे जो बहुत ही पॉपुलर वैज्ञानिक हुए हैं सर सीवी रमन, उन्हीं की जो है कामयाबी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह जागृति दिवस 27 जून को मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है या किया जाता है। देखिए धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, या संसद के किसी भी सदन में। देखिए ओनली एंड ओनली लोकसभा में धन विधेयक को पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक से संबंधित जितनी भी पावर है वो मैक्सिमम पावर लोकसभा के पास है। इसको भी आप ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 109 में दिया गया है कि धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसको ध्यान रखना। धन विधेयक को परिभाषित किया है आर्टिकल नंबर 110 में, और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर राज्यसभा उसे केवल और केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। देखिए होता यूं है कि लोकसभा से अगर धन विधेयक पारित हो जाता है तो वो जाएगा फिर राज्यसभा में, और राज्यसभा इस पर अपनी 14 दिन में अपनी संस्तुति देनी होती है। राज्यसभा जो कहती है उसे मानना या ना मानना लोकसभा पर डिपेंड करता है। यानी राज्यसभा ने क्या राय दी है धन विधेयक के बारे में, उसे मानना या ना मानना लोकसभा पर डिपेंड करता है। चाहे तो लोकसभा राज्यसभा की जो है सलाह को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है, लेकिन 14 दिन के बाद ये लोकसभा जैसे चाहे वैसे इसको पारित कर सकती है। ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए और आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, वित्त विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, यानी वित्त विधेयक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा कौन सी है। देखिए ब्राजील एक कॉलोनी रहा है पुर्तगालियों का, और पुर्तगाली लैंग्वेज वहां पर ज्यादा यूज होती है और यही उसकी आधिकारिक भाषा भी है। ठीक है, यानी पुर्तगाली है ब्राजील की आधिकारिक भाषा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ब्राजील के बारे में। ब्राजील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है, क्योंकि पुर्तगाल के द्वारा ही ब्राजील पर शासन किया गया था। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और ब्राजील की मुद्रा है रियल। और ब्राजील दक्षिण अमेरिकी महादेश में आता है। देखिए ऊपर है, इधर ऊपर की तरफ है नॉर्थ अमेरिका, और नीचे की तरफ है यानी कि ये वाला जो पोर्शन है यही है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ब्राजील सबसे बड़ा कंट्री है और इसकी कैपिटल है ब्राजीलिया, आप देखेंगे इधर। ठीक है, और रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है जो कि यहाँ पर स्थित है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, और 1992 में यहीं पर होता है, कहाँ, ब्राजील में ही होता है जो है पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है कदम उठाने की चर्चा की गई थी। और 2016 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो भी रियो डी जेनेरियो में ही हुए थे। इसको भी आप ध्यान रखना। मोटी मोटी चीजें आप ध्यान रखा कीजिए, जैसे कि एक तो ब्राजील आप याद रखेंगे, ब्राजील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है, इसकी राजधानी ब्राजीलिया है और मुद्रा है रियल। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है।
ठीक, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है मेजर्स लिए गए थे। ठीक, चलिए 11वां प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, उसके बाद कौन सा ग्रह है और इससे पहले कौन सा ग्रह है, ये आपको बताना है। ये अर्थ होगी हमारी, ठीक है। चलिए, मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, या फिर मंगल और शुक्र। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मंगल और शुक्र है। चलिए हम लोग समझेंगे अगली स्लाइड के अंतर्गत कि पृथ्वी है कहाँ। चलिए देखिए हमने लिया है यहाँ पर एक हमारे सोलर सिस्टम का बहुत ही प्यारा सा मैप। आप देखोगे स्टार्टिंग के ये 4 ग्रह हैं, इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह, और स्टार्टिंग के जो बाहर के 4 ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह बोला जाता है। बाह्य ग्रह जो होते हैं ना वो गैसीय ग्रह भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये ठोस नहीं है, जबकि आंतरिक ग्रह जो है वो ठोस है। आप देखोगे ये सूरज है, ठीक है, इसके जस्ट पास में ही है कौन सा, बुध, फिर शुक्र ग्रह, और फिर हमारी पृथ्वी है, उसके बाद है मंगल ग्रह। यानी मंगल और शुक्र के बीच में, यानी मंगल और शुक्र के बीच में है, लाई करती है हमारी पृथ्वी। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसको पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है शुक्र को, क्योंकि ये पृथ्वी के बराबर इसका रोटेशन टाइम है अपने अक्ष पर घूमने का, ठीक है। साइज में भी लगभग पृथ्वी से बराबर ही है। पृथ्वी की जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है किसको, शुक्र ग्रह को। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, 4 इधर और 4 इधर, 8 ग्रह हैं। 9वां ग्रह था 2006 से पहले, ठीक है। 2006 में जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण और यम, यम को जो है 2006 में ग्रहों की कैटेगरी से बाहर कर दिया था, ठीक है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि मंगल ग्रह पर है, इसको भी आप ध्यान रखना। कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर है निक्स ओलंपिया, ओलंपिया जो है, और माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही अपनी धुरी पर घूमता है और यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की सतह समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, इसको भी आप ध्यान रखना। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फोबोस और डीमोस किस ग्रह के जो है उपग्रह हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन तो है नहीं मगर मंगल ग्रह हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह कौन सा है। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह कौन, उपग्रह कौन सा है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है, स्पोर्ट्स से भी प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए हम जो प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आ रहे हैं ना, हमारे सामने जब हम क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं तो हमारे सामने एक तो सिलेबस रखा रहता है और एक PYQ रखा रहता है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी रखा रहता है। उसको पूरा स्टडी करने के बाद एवरीडे, हर रोज स्टडी करने के बाद तब हम आपके क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको बनाए रखने के लिए तब ये प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं। देखिए आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में और दिल्ली पुलिस एग्जाम में भी। राइडर कप किस खेल से संबंधित है, राइडर कप संबंधित है गोल्फ से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, या फिर हॉकी से। एंड ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट है, गोल्फ से संबंधित है राइडर कप, ठीक है। चलिए बाकी की डिटेल ये रही, और राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। आधुनिक गोल्फ का खेल जो है स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था, इसको भी ध्यान रखना, यानी गोल्फ का जो जन्मदाता है स्कॉटलैंड को माना जाता है। राधा मोहन कप, एजरा कप पोलो से संबंधित है, डूरंड कप फुटबॉल से, और फीफा विश्व कप जो है फुटबॉल से, और यूरो कप भी फुटबॉल से संबंधित है। इन सभी को आप याद रखिए, फुटबॉल से संबंधित ये जो कप है यहाँ से प्रश्न बनने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। फुटबॉल से एक फुटबॉल और एक हॉकी, ठीक है, और गोल्फ से आप याद रख सकते हो। वैसे विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आपके ऑप्शंस हैं एंटोनियो गुटेरेस, डेविड मलपास, क्रिस्टियानो जॉर्जिवा, या फिर नागोंजी ओकोंजी आईवीएला, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, नागोंजी ओकोंजी आईवीएला वर्तमान में WTO की अध्यक्ष हैं। देखिए यही है नागोंजी ओकोंजो आईवीएला, ठीक है, और ये WTO का लोगो है। एक नाइजीरियन अमेरिकी हैं, हालांकि मूल रूप से ये संबंधित है नाइजीरिया से, बट इन्होंने अमेरिका की जो है नागरिकता ले रखी है, तो इसीलिए इनको नाइजीरियाई अमेरिकी बोला गया है। एक अर्थशास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकास विशेषज्ञ भी हैं, ठीक है। WTO महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली यह पहली महिला है और पहली अफ्रीकी भी है, ध्यान रखिए। WTO के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली नगोंजी ओकोंजो आईवीएला नाइजीरियाई अमेरिकन है, और यह पहली महिला है और पहली अफ्रीकी महिला भी है। यह नाइजीरिया की वित्त मंत्री रह चुकी हैं।
चलिए डब्ल्यूटीओ के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना तो बहुत पहले हो चुकी थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि डब्ल्यूटीओ का नामकरण जो है ये आता है 1995 में अस्तित्व में। तो डब्ल्यूटीओ से पहले इस संस्था को किस नाम से जाना जाता था? आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। यानी डब्ल्यूटीओ को पहले किस नाम से जाना जाता था? 1995 से पहले किस नाम से जाना जाता था डब्ल्यूटीओ को? ठीक है, आप अपना जवाब चाहो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें वर्तमान में 164 सदस्य हैं, देश हैं। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है, आपको बताना है रामखेलिया किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का या फिर मध्य प्रदेश का? देखिए नाम से थोड़ा बहुत आप गैस कर सकते हो, ये बिहार का जो है लोक नृत्य है रामखेलिया। ठीक है, चलिए रामखेलिया बिहार का एक लोक नृत्य है और बिहार के अन्य जैसे जट जाटिन, सामा चकेती, चकेबा ये भी बिहार के लोक नृत्य हैं। रामलीला उत्तर प्रदेश और डांडिया आपको पता होगा गुजरात का। गरबा भी गुजरात का है, गिद्दा पंजाब का है। ठीक है, इनको याद रखना आप, लोक नृत्य से प्रश्न बन सकता है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट में किस जिले ने टॉप किया है? करंट का प्रश्न है। हमने दो तीन प्रश्न तीन प्रश्न जो है स्टार्टिंग में करंट के लिए थे और ये अंत में एक प्रश्न और लिया है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आपके ऑप्शन श्रीनगर, आगरा, अहमदाबाद या फिर फरीदाबाद। एंड ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। श्रीनगर ने इसमें टॉप किया है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। श्रीनगर जिला जल जीवन सर्वेक्षण यानी JJS 2023 के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला बन चुका है। केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छ विभाग जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है जल जीवन सर्वेक्षण। और ये जो रिपोर्ट है वो मासिक और वार्षिक दोनों रूप से ये जारी की जाती है और इसमें रैंक दी जाती है जिलों को। ठीक है, केंद्र सरकार देश के सभी गांवों में पेयजल की स्थिति का आकलन करती है इस रिपोर्ट के माध्यम से। ठीक, जल जीवन सर्वेक्षण के माध्यम से। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29। और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना जाना नहीं। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना जाना मत। ठीक, चलिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच।